आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा और वो टॉपिक है फतेहपुर सीकरी। आपने नाम सुना होगा फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है और कहीं न कहीं अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये आगरा से 36 मील किलोमीटर लिख सकते हैं कि पश्चिम में एक सीकरी नामक स्थल प्रसिद्ध था, ध्यान रख लेना। यानी यह आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में स्थित, आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और ये सीकरी नाम से प्रसिद्ध था। यानी ये स्थल कौन से नाम से? इस प्रकार से पश्चिम में स्थित सीकरी नाम से प्रसिद्ध। यानी इसका नाम फतेहपुर नहीं था, इसका नाम सीकरी था। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर रख दिया, जिसके कारण से पूरा नाम फतेहपुर सीकरी पड़ जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने इसका नाम फतेहपुर कर दिया। फतेहपुर यानी गुजरात विजय के पश्चात इसका नाम क्या पड़ता है? फतेहपुर है। यानी इस प्रकार से फतेहपुर किया और तभी से ये प्रसिद्ध क्या हो गया? फतेहपुर सीकरी। यानी उसके बाद इसको जो है फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा। अकबर ने यहाँ पर लाल बलुए पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया। 7 मील लंबे, यानी अकबर ने यहाँ पर लाल बलुए 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ किले का निर्माण भी हो रहा है। 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जा रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अकबर ने फिर इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया, जो 1571 से 85 तक रही थी। यानी इसके बाद अकबर ने इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। यानी अकबर ने इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया, जो कब से कब तक थी? तो 1571 से लेकर 1585 तक। यानी 1571 से लेकर 1585 तक इस बात को ध्यान रख लेना। ये एक प्रकार से क्या रही है? 1571 से लेकर 1585 तक यह जो है क्या रही है? इस प्रकार से अकबर की राजधानी रखी है। ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य को देखते हैं तो यहाँ पर अकबर के सुलह किल की नीति दिखाई पड़ती है। यानी अकबर के कहीं न कहीं इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ की इमारतों को देखते हैं तो फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य में फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य में अकबर की सुलह कुल की नीति प्रतिबिंबित होती है। अकबर की सुलह कुल की नीति प्रतिबिंबित हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रतिबिंबित होती है। यानी एक प्रकार से देखें तो अकबर की सुलह कुल की नीति प्रतिबिंबित, सुलह कुल का मतलब है सभी को साथ लेकर चलना।
यानी यहाँ पर इंडो इस्लामी कला का समन्वय देखने को मिलता है, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर बने हुए जो भवन हैं उसमें हिंदू और फारसी या इस्लामिक शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इंडो इस्लामी कला का समन्वय, तो यहाँ पर बने हुए जो भवन हैं, यहाँ बने हुए भवन इस प्रकार से इंडो इस्लामिक भी कहते हैं, हिंदू और फारसी, हिंदू फारसी या इंडो इस्लामिक। तो इस तरह से हिंदू फारसी या इंडो इस्लामिक शैलियों के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैलियों के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इंडो इस्लामिक कला का यहाँ पर समन्वय हमको देखने को मिलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ नगर के जो फतेहपुर सीकरी नगर है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण भवन इस प्रकार हैं। यदि हम देखें तो नगर के अंदर स्थित कुछ महत्वपूर्ण भवन इस प्रकार हैं। तो नगर के अंदर कुछ भवन जो स्थित हैं वो कैसे हैं, तो यहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, तो इस तरीके से पंचमहल। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे जामा मस्जिद, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जामा मस्जिद की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुलंद दरवाजे की बात कर सकते हैं, बुलंद दरवाज़ा, तो यहाँ बुलंद दरवाजे की बात कर सकते हैं। यहाँ पर पंचमहल की बात कर सकते हैं, बीरबल के महल की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर पंचमहल की बात कर सकते हैं, पंचमहल। बीरबल के महल की बात कर सकते हैं, बीरबल का महल। जोधाबाई के महल की बात कर सकते हैं, जोधाबाई का महल। तो यहाँ जोधाबाई का महल भी देखने को मिलता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पर है, इबादत खाना भी यहीं पर है। तो यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो यहाँ पर इसका मकबरा भी बना है। यहाँ पर इबादत खाना भी है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में ही क्या बनाया गया था, तो इबादत खाना भी बनाया गया था, तो यहाँ इबादत खाना भी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। इसका जो स्थापत्यकार है, इसका जो वास्तुकार है, यानी नगर निर्माण की जो डिजाइन तैयार किया है, उसका नाम है बहाउद्दीन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का स्थापत्यकार कौन है, तो बहाउद्दीन है। कौन है, तो इस प्रकार से बहाउद्दीन। तो इसका जो वास्तुकार है वो बहाउद्दीन है। ये भी आपसे सर बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब स्मिथ इसके विषय में, फतेहपुर के विषय में क्या कहते हैं कि स्मिथ कहते हैं कि जो सीकरी है वो एक प्रकार से रोमांस का ऐसा पाषाण प्रतिरूप है, रोमांस का एक ऐसा पाषाण प्रतिरूप है जिसका निर्माण ना पहले कभी हुआ है और ना होगा। यानी स्मिथ कहते हैं कि सीकरी एक प्रकार से रोमांस का, इस प्रकार से अगर हम स्मिथ की बात करें तो यहाँ पर स्मिथ के कोटेशन को हम देख सकते हैं। तो स्मिथ कहते हैं कि जो ये सीकरी है, सीकरी रोमांस का
इस प्रकार से ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि रोमांस का ऐसा पाषाण प्रतिरूप है, रोमांस का ऐसा पाषाण प्रतिरूप है जो पहले, यानी जिसका निर्माण ना पहले कभी हुआ और ना होगा। इस प्रकार से जो है जिसका निर्माण ना पहले कभी हुआ और ना होगा। तो इस प्रकार से स्मिथ ने कहीं ना कहीं इस फतेहपुर सीकरी को लेकर बात कर दी। फर्ग्यूसन कहते हैं कि सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। यानी फर्ग्यूसन साहब क्या कहते हैं, फर्ग्यूसन का स्टेटमेंट भी अगर हम यहाँ पर कोट करें तो ये कहते हैं कि जो फतेहपुर सीकरी है वो किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। यानी सीकरी, यानी फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। तो ये किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। ये कौन कहता है, तो फर्ग्यूसन साहब कहते हैं। अबुल फजल क्या कहते हैं, अबुल फजल ये कहते हैं कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता है। यानी इस प्रकार से अबुल फजल भी क्या कहते हैं सीकरी के बारे में, अबुल फजल कहते हैं कि एक प्रकार से बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है। यानी एक प्रकार से कहते हैं कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है। यानी एक प्रकार से जो है बादशाह जो है वो सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को और अपने मस्तिष्क और हृदय के विचारों को, मस्तिष्क और हृदय के विचारों को, इस प्रकार से ध्यान रखना, मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता है। पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस तरह से जो है अबुल फजल के ऊपर भी ये बात पूछी जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि फादर जो मानसरेत है, जो अकबर के समय में आता है, एका विवा मानसरेत आते हैं ना, तो फादर मानसरेत ने सीकरी को बनते हुए देखा था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर मानसरेत की बात कर सकते हैं, तो मानसरेत इसने फतेहपुर सीकरी को बनते हुए देखा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको बनते हुए देखा था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद 1585 में रॉल्फ फिंच जो है इस प्रकार से आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों जगह की यात्रा करते हैं और उसने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। तो यहाँ पर रॉल्फ फिंच भी ध्यान रखना, रॉल्फ फिंच आता है, रॉल्फ फिंच। और ये रॉल्फ फिंच जो है ये 1585 में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 1585 में आया। और इसने क्या कहा है, यानी आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों जगह कहा, इसने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। दोनों किससे बड़े हैं? तो लंदन से बड़े हैं।
तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों लंदन से बड़े हैं, ये बात वो बताने का प्रयास करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैंने अभी कहा कि शेख सलीम चिश्ती की खानका यहीं पर थी। इन्हीं की खानका में अकबर के दो पुत्रों सलीम और मुराद का जन्म हुआ। अकबर शेख सलीम चिश्ती का बहुत सम्मान करता था, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ इमारतों के ऊपर बात करें तो शेख सलीम चिश्ती, तो शेख सलीम चिश्ती की बात कर लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती, ये शेख सलीम चिश्ती की बात करें, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा किया है, 24 बार मक्का की यात्रा की, मक्का की यात्रा किया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यात्रा की। इन्हें शेख उल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेख उल हिंद भी इनको कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनकी खानका यहीं पर थी, ये भी अपन जानते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो अकबर के दो पुत्रों यानी सलीम और मुराद का यहीं जन्म हुआ था, ठीक है ना। इसी प्रकार से और बात कर सकते हैं तो अकबर इनका यानी इस सूफी संत का बहुत सम्मान करता था। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने ही बनवाया था, ठीक है ना। शेख सलीम चिश्ती का इनका जो मकबरा है यहीं पर है, इनका मकबरा अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो ये हो गया कि अकबर ने इनका मकबरा बनवाया था, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न एक बनेगा कि यहाँ पर लेकिन इसमें जो संगमरमर को जोड़ने का काम किया है वो जहांगीर था, यानी कुछ संगमरमर का काम हुआ। पहले तो लाल बलुआ पत्थर से मकबरे का निर्माण हो गया, लेकिन इसमें संगमरमर को जोड़ने वाला जहांगीर था। लेकिन बाद में इसमें संगमरमर का प्रयोग जहांगीर के समय हुआ। किसके समय हुआ? जहांगीर के समय हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे, इतनी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इनको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब पंचमहल की बात करें, पंचमहल मतलब 5 मंजिला इमारत का निर्माण। अब यहाँ पर पंचमहल की भी बात कर सकते हैं। पंचमहल, तो यहाँ पंचमहल की बात करें तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये 5 मंजिला भवन था, 5 मंजिला भवन है। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये 5 मंजिला भवन है, बहुत अच्छी बात है। अब स्वाभाविक रूप से फतेहपुर सीकरी में है, इस बात को ध्यान रखना। इसका जो आर्किटेक्ट है वो नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित है, नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका निर्माण नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित है, यानी यहाँ पर गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किसका निर्माण नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित है? इसमें मरियम उज्जमानी यानी जोधाबाई द्वारा सूर्य को अर्घ देने के लिए बनवाया गया था। यानी ये पंचमहल ध्यान रख लेना, एक प्रकार से जोधाबाई जिसे कहीं कहीं नाम बदल करके मरियम उज्जमानी कह दिया गया है, मरियम उज्जमानी को सूर्य को अर्घ देने के लिए, सूर्य को क्या है? अर्घ देने के लिए बनवाया गया। यानी एक प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मेरा ये कहने का मतलब है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए जोधाबाई जो सूर्य को अर्घ देती है उसके लिए इस पंचमहल का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ अकबर की जो मुसलमान बेगमें थीं वो ईद का चांद भी देखा करती थीं। यानी यहाँ से अकबर की मुसलमान बेगमें ईद का चांद देखती थीं।
ईद का चांद देखती थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये ईद का चांद भी यहाँ से देखा जाता था। अब आते हैं फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण जो भवन है वो है जामा मस्जिद। तो यहाँ पर जामा मस्जिद की बात कर लेते हैं। जामा मस्जिद, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो यहाँ जामा मस्जिद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का, तो फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन, सबसे महत्वपूर्ण भवन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा है? तो स्वाभाविक रूप से जामा मस्जिद है। इसे रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है। यानी इसे रोमांस इन द स्टोन, रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है, या पत्थर में रूमानी कथा, पत्थर में रूमानी कथा, रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा, ठीक है ना सर। अकबर ने अपने, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अकबर ने अपने महजर की घोषणा इसी जामा मस्जिद से किया था। यानी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने 1579 में महजर की घोषणा यहीं से किया था। तो महजर की घोषणा यहीं से किया, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महजर का मतलब यह है, आपको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। महजर का मतलब यह है कि जब कहीं के उलेमा शरीयत की, कुरान की व्याख्या करेंगे और उनमें मतभेद होगा, तो कहीं ना कहीं अकबर को यह अधिकार मिल गया महजर के द्वारा कि वो उसमें से किसी एक को चूज कर सकता था या देश या राज्य के हित में कोई नया फैसला भी ले सकता था। तो इस प्रकार से महजर की घोषणा जामा मस्जिद से की जाती है। जामा मस्जिद के दक्षिणी दीवार में, यानी जामा मस्जिद के दक्षिण दीवार में निर्मित बुलंद दरवाज़ा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी जामा मस्जिद के दक्षिणी दीवार में यानी दक्षिणी दरवाज़ा में बुलंद दरवाज़ा था, बुलंद दरवाज़ा, यानी बुलंद दरवाज़ा था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, बुलंद दरवाज़ा। यानी जामा मस्जिद का दक्षिणी दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा है, जो ज़मीन से 176 फुट ऊंचा है। यानी ये बुलंद दरवाज़ा कितना ऊंचा है? तो 176 फीट ऊंचा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी ये ज़मीन से 176 फीट ऊंचा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यानी बुलंद दरवाजे का निर्माण, यहाँ आगे लिख लेते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। मैं आप सभी बच्चों से एक बात जरूर कहूँगा, यदि बच्चे लोग आपको मेरी मेहनत लग रही है कि सर वास्तव में हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं 12 बजे भी दिन में क्लास लेता हूं, आप लोगों को मालूम है, सुबह शाम दोनों टाइम थ्योरी की वीडियो भी डालता हूं। तो यदि आप लोगों को थोड़ा भी लगता हो कि सर वास्तव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने गूगल पे अकाउंट आप लोगों को दे रखा है, 200 रुपये में महीना मैंने लगा रखा है, जिससे हर बच्चा जुड़ सके। तो आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा भी सहयोग करना चाहिए। और ये जो मेरा गूगल पे नंबर है वो है 7999609643। ये कहीं ना कहीं 7999609696 है, इस बात को ध्यान रखना। 43 ये मेरा गूगल पे है, 200 रुपये इसमें डालना होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा यही है कि अभी तक बच्चे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से ये फीस 0/0 है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
1601 में असीरगढ़ की विजय के पश्चात इस दरवाजे की ऊंचाई को और बढ़ा दिया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी 1601 में असीरगढ़ की विजय के पश्चात इसकी ऊंचाई को और बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर और बढ़ा दिया गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी इसकी ऊंचाई को और बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना गया है। लेकिन आप कहेंगे सर दोनों आ जाए तब आपको गुजरात पे ही लगाना है, इसीलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको दोनों का प्रतीक माना जाता है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसे यानी बुलंद दरवाजे को फतेहपुर का गौरव भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी का गौरव, यानी इसको फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। तो यहाँ फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को फतेहपुर सीकरी के विषय में जानना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर तुर्की सुल्ताना की कोठी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर एक और इमारत है तुर्की सुल्ताना। तो तुर्की सुल्ताना की कोठी की बात करें तो इसे पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती या रत्न कहा है। तो इस प्रकार से जो है स्थापत्य कला का मोती या कलात्मक रत्न कहा है। तो इसे पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती या कलात्मक रत्न कहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, रत्न कहा है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि स्थापत्य कला का मोती या कलात्मक रत्न, ये भी पूछा जा सकता है। यहीं पर दीवाने आम और दीवाने खास भी हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी एक बात आपसे कहा था कि यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाना भी बनवाया था। इबादत खाना भी कुल मिला के यहाँ फतेहपुर सीकरी में ही बना हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1575 में ये कुल मिला के बनेगा। और इस इबादत खाने की बात करें तो यह सभी धर्म के विद्वानों से विचार विमर्श के लिए बना है। विचार विमर्श के लिए बना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बना था तो ये सभी विद्वानों से विचार विमर्श के लिए बना था। और ये एक प्रकार से दीवाने खास में बना है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं फतेहपुर सीकरी में दो और इमारतें बनेंगी। दीवाने आम क्योंकि सम्राट की राजधानी 1571 से 85 तक रही है, तो यहाँ दीवाने आम भी बन रहा है। दीवाने आम का मतलब है शाही दरबार, यानी जहाँ पर दरबार लगा करता था उसको दीवाने आम कहते थे। और दूसरा होता है दीवाने खास, यानी जहाँ पर खासदार लोग, विशेष लोग जाया करते थे। दीवाने खास में अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी यहाँ पर एक और इमारत है दीवाने खास, और दीवाने खास मैंने अभी कहा फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास। और यहीं पर अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था। तो ये अकबर का यही प्रसिद्ध इबादत खाना बना है फतेहपुर सीकरी के, यानी कि दीवाने खास में। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल लाता रहूँगा। बस आप लोगों से एक विश्वास है, एक कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि कहीं ना कहीं आप लोग मेरे इस गूगल पे अकाउंट को भी ख्याल करिएगा और इसका
नंबर है 7999609643। इस पर 200 रुपये पे करने हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। इस तरीके से हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक जोड़ते रहेंगे। 12 बजे दिन में मेरी डेली क्लास रहती है, सैटरडे संडे को शाम को 6 बजे रहती है, बाकी मंडे से फ्राइडे तक दिन में 12 बजे रहती है। आप लोग क्लास से जुड़ा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।